नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपके पेपर कोड F8 में आप सभी को पढ़ना है पेडागोजी ऑफ हिंदी। पेडागोजी ऑफ हिंदी के प्राइमरी लेवल के बारे में हम डीएलएड प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं। आपके पेपर कोड F1 पेडागोजी ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र का ये पहला वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे आपके इकाई 1 से। आप सभी को पता होगा, इस भाग को जो आपका F8 है, इसे जो है 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 एवं इकाई 4। तो एक एक करके हम सभी इकाई को कवर करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और जो आपको महाविद्यालय की तरफ से असाइनमेंट के तौर पर जो प्रश्न दिए गए थे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते होंगे, F1 के जो 2019 में प्रश्न पूछा गया था, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन, इसका वीडियो भी मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है, जिसे कि आप इस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन 2019 के नाम से अपलोड किया चुका है। F8 के सेक्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम आज बात करेंगे आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के F8 में। इकाई 1 में आप सभी को पढ़ना है प्राथमिक स्तर पर हिंदी, प्रकृति एवं उसके शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंतर्गत आप सभी को जानना है बच्चों की दुनिया में हिंदी, हिंदी भाषा की प्रकृति एवं प्राथमिक स्तर की हिंदी की समझ एवं इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा के उद्देश्य को समझना है। इकाई 1 में जैसा हमने जाना, बच्चों की दुनिया में हिंदी का क्या स्थान है, हिंदी भाषा की प्रकृति और प्राथमिक स्तर की हिंदी की समझ हम विकसित करेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी का क्या स्थान है, हिंदी का क्या, आप बोल सकते हैं कि हिंदी को किस रूप में रखा गया है, इसे किस उद्देश्य के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में भी हम आज के क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आपके इकाई 1 के कंक्लूजन में आपको क्या दिया है। आखिर जब हम इकाई 1 पढ़ेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इकाई 1 का। तो यदि हम आपके पेडागोजी ऑफ हिंदी के इकाई 1 के ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, तो इसको पढ़ने के उपरांत आप समझेंगे कि बिहार एक ऐसा हिंदी प्रदेश है जिसमें अनेक क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। आप सभी को पता होगा, बिहार एक ऐसा हिंदी प्रदेश है, बिहार तो है हिंदी प्रदेश, लेकिन इसके अनेक क्षेत्र में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। आप सभी को पता होगा, यदि हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो आप सभी जानते होंगे मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजिका इत्यादि कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो कि बिहार में बोली जाती है। इसी के कारण जो है हिंदी शिक्षण का परिदृश्य और भी समृद्ध हो जाता है और उपभाषाओं से हमें अनेक चुनौतियां भी पैदा होती है। यानी कि इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं आपके बिहार में बोली जाती है, जैसे कुछ का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजिका, ये सारी क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिनके कारण क्या होता है, हिंदी भाषा में अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। प्राय शिक्षार्थी जो हैं इन क्षेत्रीय भाषाओं के परिवेश में ही जन्म लेते हैं और उनका आरंभिक पालन पोषण इन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में होता है और इन्हें ही वो मातृभाषा के रूप में अर्जित करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपका जन्म जिस क्षेत्र विशेष में होगा, यानी कि आपका जन्म यदि मिथिला के क्षेत्र विशेष में होता है तो आप मैथिली भाषा बोलेंगे, आपकी मातृभाषा मैथिली होगी। और यदि आपका जन्म सहारनपुर मंडल की तरफ होता है तो आप क्या बोलेंगे, आप भोजपुरी भाषा बोलेंगे। तो हम यहाँ समझ सकते हैं, जिस क्षेत्र विशेष में आपका जन्म होता है या जिस क्षेत्र विशेष में आपका प्रारंभिक लालन पालन होता है, पालन पोषण होता है,
आपकी मातृभाषा जो है आप मातृभाषा के रूप में उसी क्षेत्रीय भाषा को सबसे पहले सीखते हैं और मातृभाषा से यह यात्रा जो है हिंदी की ओर आगे बढ़ती है। पहले क्या करते हैं, पहले हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं यानी कि क्षेत्रीय भाषा सीखते हैं, उसके उपरांत हम हिंदी भाषा की ओर आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा सीखने की ओर कदम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों की दुनिया में हिंदी की यह यात्रा जो होती है जब और आगे बढ़ती है तब वो अभिव्यक्ति के अनेक कौशलों से भी रूबरू होता है। आपके जो इकाई 1 है, इस इकाई 1 में हम बच्चों की दुनिया में हिंदी के व्यापक फलक पर नज़र डालेंगे और इसके साथ ही साथ इस बात पर ही प्रकाश डालेंगे कि हिंदी भाषा की प्रकृति भाषाओं यानी कि मैथिली, मगही, भोजपुरी इत्यादि से इनका क्या रिश्ता है, इसके बारे में भी हम आपके इस इकाई 1 में जानने वाले यानी कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज का वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके परीक्षा की दृष्टि से, आपके असाइनमेंट के प्रश्नों के दृष्टि से, क्योंकि F1 जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे आपका जो F1 जो है ये जो है 50 नंबरों का है। यदि आपको नहीं याद होगा तो आप लिख सकते हैं। आपका F8 पेपर जो है पेडागोजी ऑफ हिंदी, ये कितने नंबर का है? ये 50 नंबर का है, जिनमें से आपको 35 नंबर की परीक्षा आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित किया गया और 15 नंबर आपको असाइनमेंट के तौर पर आपके महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आपका F8 पेपर पेडागोजी ऑफ हिंदी कुल है 50 नंबरों का, जिससे कैसे बांटा गया है 35 + 15 यानी कि 50। इसको जो है 2 रूप में बांटा गया है, 35 नंबर + 15 नंबर। 35 नंबर की परीक्षा आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाएगी और 15 नंबर आपको जहाँ से आप DLED कर रहे हैं यानी कि आपके महाविद्यालय से प्राप्त होंगे। यानी कि असाइनमेंट जो बनाते हैं, जो आप होमवर्क जमा करते हैं, उसी के आधार पर आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो ये तो हम इकाई 1 में जानेंगे। इसके साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो जानेंगे, वो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में हिंदी शिक्षण के विभिन्न पहलुओं को भी हम इकाई 1 में जानेंगे और समझेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 पेडागोजी ऑफ हिंदी के इकाई 1 प्राथमिक स्तर पर हिंदी प्रकृति एवं उसके शिक्षण के उद्देश्य के ऑब्जेक्टिव के बारे में। चलिए हम आप इससे आज से क्लास को शुरू करते हैं और आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, क्योंकि हम जो आपको F8 पढ़ा रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न को लिख सकते हैं। प्रश्न आपका जो है यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है और आप लिख भी सकते हैं। प्रश्न आपका ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और बिहार की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में अनुमोदित पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो आज का हमारा ये प्रश्न है जो कि इकाई 1 से लिया गया है। तो इसका उत्तर हम जानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो ये प्रश्न असाइनमेंट के तौर पर भी दिया गया था और आपकी आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ जिक्र किया, आपके 35 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आयोजित होने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बेहतर से तैयारी करेंगे ताकि आप एग्जाम में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए इस प्रश्न का हम आप उत्तर जानते हैं, उत्तर लिखते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं कि किसी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि मैंने कहा ही था आपको, बच्चे क्या होते हैं, जिस परिवेश में जन्म लेते हैं, जहाँ उनका जन्म होता है, तो जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो अंगिका हो, चाहे वो मैथिली हो, जो भी भाषा होती है उसी भाषा में पहले सीखते हैं, वही उनकी क्या होती है, अपनी मातृभाषा होती है। तो कहा भी जाता है यदि किसी बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की यदि हम बात करें तो
व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी मातृभाषा का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा के इस रूप को जो है बच्चे माता पिता परिजनों से सुनकर और उस माहौल में रहकर अनायास ही सीख जाते हैं। यानी कि जो उनकी मातृभाषा होती है उसको सिखाने के लिए बच्चे को किसी महाविद्यालय में या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या होते हैं, अनायास ही अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने परिजनों से सुन करके या फिर उस माहौल में रह करके वो आसानी से उस भाषा को सीख लेते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि उस भाषा को सीखने के लिए उन्हें कहीं भी किसी विद्यालय, महाविद्यालय या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अनायास ही उस भाषा को सीखते चले जाते हैं। लेकिन उसके उपरांत तो जब वो स्कूल जाते हैं, यानी कि विद्यालय जाते हैं, जब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है, तब उनके पास इस भाषा का समृद्ध संसार उन्हें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ स्कूल की जो भाषा होती है, स्कूल की भाषा का भी एक अपना एक रूप होता है। उस रूप को भी बच्चे क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, सीखने का इसमें अपना वो पूरी कोशिश करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उस भाषा को भी वो सीखने लगते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के उनके पास जो है अनेक भाषाओं का संसार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे जब अपने घर पर आते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, घर में ही जो उनकी भाषा बोली जाती है उसको सीखते ही हैं। लेकिन जैसे ही वो विद्यालय जाते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं, तो जब स्कूल जाने के दरमियान वहाँ का उनको अलग संसार मिलता है, वहाँ पर एक अलग भाषा उन्हें मिलती है और उस भाषा को क्या करते हैं, वो सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, यानी कि अंगिका बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन जैसे आप महाविद्यालय जाते हैं या विद्यालय जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जाकर के आप हिंदी भाषा सीखते हैं, वहाँ पर जाकर के आप इंग्लिश भाषा सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, बच्चे बहुभाषिक भाषा जो है, बहुत बिलिंगुअल भाषा जो है, बहुभाषिक भाषा सीखने का प्रयास करते हैं और उन्हें समाज के द्वारा चीज़ें जो है उन्हें समझ में आती है, वो सब चीज़ें सीख भी जाते हैं। इसके बाद आप आगे लिखना है, दरअसल जो है बहुभाषिक भारतीय समाज के भाषा का बोध की रचनात्मक सच्चाई है, वह हमारी परंपरा और संस्कृति का भी अभिन्न अंग होती है। बच्चे की मौलिकता एवं एक सहज रचना शक्ति को सामने लाना हिंदी भाषा शिक्षक का प्राथमिक दायित्व होता है। जो हिंदी भाषा के शिक्षक होते हैं, जो हिंदी भाषा के टीचर होते हैं, यानी जो हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, उनका पहला दायित्व ये होता है, उनका मौलिक दायित्व होता है कि बच्चे को जो है, जो उनकी अपनी भाषा है, वो भाषा उन्हें बेहतर तरीके से उन्हें सिखाएं। लिहाजा क्या होता है, उन्हें आत्मीय माहौल बनाना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं जो हिंदी के शिक्षक होते हैं, जो हिंदी विषय पढ़ाते हैं, उनका एक मौलिक अधिकार होता है, उनका एक दायित्व होता है कि बच्चों के अंदर जो क्या करें, उस भाषा को जागृत करें, उस भाषा को सिखाने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें मोटिवेट करें। इस माहौल में क्या होता है, बच्चे जो है विभिन्न भाषाई कौशलों का विकास संभव होता है। यानी बच्चे जब ऐसे वहाँ रहते हैं तो क्या करते हैं, विभिन्न भाषा को सीखते हैं। और हिंदी शिक्षण का दायरा जो है इतना व्यापक होना चाहिए कि इसमें उल्लेखित सारे संस्कार जो है इसमें शामिल हो जाए। इसमें आगे लिखेंगे कि सर्वप्रथम किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को सिद्धांत के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि पाठ्यक्रम एवं योजना का निर्धारण किया जा सकता है। इसीलिए जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्यों को हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपके पाठ्यक्रम में कहा था, हम सभी को पढ़ना है आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना 2005 के जो प्रमुख उद्देश्य हैं
उनका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के बारे में चलिए हम एक एक करके जानते हैं, क्योंकि आपके यूनिट 1 में दोनों चीज़ पढ़ना है। जैसे मैंने चर्चा ही किया था, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्य एवं इसके साथ ही साथ बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के बारे में आप क्या करना है, आप सभी को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों को जानेंगे आज के क्लास में, आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्य। आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं, मेन टॉपिक आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्य। और उद्देश्य में क्या करेंगे आप, नंबर 1 लिखेंगे, यानी कि 1 में हम आपको लिखना है, 1 में हेडिंग देना है राष्ट्रीय एकता का विकास। 1 में आप लिखेंगे राष्ट्रीय एकता का विकास। भारत जो है प्राचीन काल से ही अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। आप सभी जानते हैं भारत क्या है, अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो देश की एकता एवं अखंडता से संबंधित विषय वस्तु को जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना यानी कि 2005 में जो है सम्मिलित किया गया है। क्योंकि हम भारत की जब यदि बात करते हैं तो आपका टॉपिक ही है राष्ट्रीय एकता का विकास में भारत का सूत्र रहा है, भारत का फॉर्मूला ही रहा है कि अनेकता में एकता। भारत में भले ही विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इस अनेकता में भी एकता रहा है, एकता अखंडता रहा है। तो इसके लिए जो आपकी जो संरचना तैयार की गई थी, यानी कि आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में जो है इसका अधिक महत्व प्रदान किया गया है। क्योंकि भारत आपका जो है, भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं परंपराओं को देश में होने के कारण सामान्य जनजीवन में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके विचार जो है धीरे धीरे विभिन्न होने पर एकता की जो है आवश्यकता महसूस होती रहती है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता का जो है सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसके बाद आप दूसरे नंबर में लिखेंगे, सेकंड नंबर में आपको हेडिंग देना है राष्ट्रीय विकास। सेकंड में आप हेडिंग देंगे राष्ट्रीय विकास। इसमें आपको लिखना है पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है। किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा होता है, उद्देश्य पर होता है, पर्पस पर होता है। यानी कि जैसे ही उद्देश्य रहेगा, जैसा इसका पर्पस रहेगा, वैसे ही पाठ्यक्रम का, वैसे ही सिलेबस का निर्माण किया जाता है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही पाठ्यक्रम निर्माण की सफलता को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र को विकसित करना, जो कि केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। किसी भी राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, किसी भी राष्ट्र का विकास शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र का विकास होना संभव नहीं होता है। इसलिए कहा गया है जो आपका जो इसका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 का है, इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र को विकसित करना, जो कि केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाया है। राष्ट्रीय विकास उस अवस्था में संभव होता है जब पाठ्यक्रम एवं शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता हो तथा एक उद्देश्य की भी प्राप्ति हो सके और एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी प्रयास किया जाए। इसके बाद आप लिखेंगे 3 नंबर पर, तीसरे में आपको लिखना है मानवीय मूल्यों का विकास। आप 3 में लिखेंगे मानवीय मूल्यों का विकास। भारतीय दर्शन एवं शिक्षा जो है मानवता एवं नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन क्या करता है, शिक्षा एवं मानवता को, नैतिकता को यानी कि एथिक्स को जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। इसीलिए पाठ्यक्रम का रूप भी इसी तथ्यों से संबंधित होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का
प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना। जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना, जिससे कि छात्रों में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार, सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों का विकास किया जा सके। चौथे नंबर में आप लिखेंगे छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। आप नंबर 4 लिखेंगे। 4 में आपको लिखना है छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। पाठ्यक्रम को स्तर के अनुकूल बनाया जा सके, जिससे कि प्रत्येक छात्र के द्वारा रुचि प्राप्त हो सके। यानी कि हमें क्या करना है? पाठ्यक्रम को ऐसे बनाना है कि छात्रों के अध्ययन के प्रति उनमें रुचि रहे, उनमें इंटरेस्ट रहे। यानी कि छात्र जो विषय पढ़े वो उसे बेहतर तरीके से पढ़ सके, उसे पढ़ने में उन्हें रुचि का अनुभव, उन्हें इंटरेस्ट रहे। तो हमें क्या करना है? पाठ्यक्रम को इस रूप में तैयार करना है कि बच्चे पढ़ते समय उसमें रुचि रखे, उनमें इंटरेस्ट रखे। शिक्षण प्रक्रिया को जो है रुचिपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण भी बनाया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि के विकास को भी शामिल किया गया है। यानी कि जब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के हम चौथे नंबर में देख रहे थे, तो इसमें दिया गया है कि जो छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, यानी कि इसमें शामिल किया गया है। यानी कि आज की क्लास में हम जान रहे थे आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के, यानी कि F8 के, जिसमें हमको पढ़ना है पेडागोजी ऑफ हिंदी के प्राइमरी लेवल को बात कर रहे थे, जिसमें हमने आज के क्लास में जाना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 4 बिंदुओं के बारे में। इसके 3 बिंदु और हैं, यानी कि आपका 5, 6 और 7, जिसको हम लेकर आएंगे इसके अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम जानेंगे इसके जो 3 बिंदु और आगे, यानी कि 5, 6, 7, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ हम जानेंगे, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपके इस वीडियो के भाग 2 में। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।